फिंगर्स हैं, ठीक? तो अगर आपकी थंब आपकी इंडेक्स को ऐसे टच करती है और 3 फिंगर्स बिल्कुल शिथिल पड़ी है, ठीक है, आधी खुली अवस्था में बिल्कुल ढीली पड़ी है, ठीक है, और इस हाथ को अगर आप घुटने के ऊपर कुछ इस प्रकार रखते हैं, ठीक, तो यही स्थिति किस चीज की बताई जाती है? ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा की बताई जाती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है कि ज्ञान जी, मुद्रा के लिए there is it is when your palm is up, then it is a chin mudra. When your palm is up towards when the sun is, and when your palm is down, then it is a ज्ञान मुद्रा. ओके, ठीक है, देख लीजिए दोनों को ही। जो वर्ड है चिन्ह, जैसे कि आपके उस कंटेंट में भी लिखा हुआ है कि चिन्ह कहाँ से निकला हुआ है? चित्त से निकला हुआ है, ठीक है, एंड ज्ञान इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम दैट, ठीक है, दैट्स व्हाई इन दोनों को सेम चीज कहा जाता है, ठीक है। बट अगर आप कह रही है कि नीचे की ओर है, इन दोनों को भी आप कुछ देर में समझ जाएंगे कि क्यों ऐसा कह रहे वो हैं। सन और मून का है रिलेशन, दैट्स द थिंग। वो जी, ठीक है। तो कंफ्यूजन ये है कि ये 3 फिंगर्स किस चीज को सिंबलाइज कर रही हैं और कैसे इनको ट्रांसेंड करना है और किस चीज के इग्नोरेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन है। तो इस जगह पर आपने एक और लॉजिक समझना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने कभी स्टडी किया है, एक साइंस का प्रिंसिपल है जिसे हम वेन डी ग्राफ प्रिंसिपल कहते हैं। अगर आप इसे सर्च करेंगे तो आपको रिलेट करना और फायदेमंद होगा, ठीक है, और आसान होगा। VAN, वैन, DE, देन ग्राफ जनरेटर, ठीक है। एक जनरेटर था ये, ठीक है, उसका प्रिंसिपल, उसके ऊपर ये प्रिंसिपल है, ठीक है, और उस चीज के ऊपर ये जनरेटर बना हुआ है, ठीक। तो क्या चीज है मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इससे रिलेटेड। तो ये प्रिंसिपल, साइंस का ये प्रिंसिपल क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर किसी एनर्जी को, ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होना है, ठीक है, तो उसे किस चीज की जरूरत होती है? पॉइंटेड चीजों की जरूरत होती है, ठीक है, यानी कि नुकीली चीजों की जरूरत होती है, ठीक। एक चीज ये क्लियर है। अब इस प्रिंसिपल को आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे। क्या सभी के लिए ब्रेक हो रही है ये? ठीक है, मैं एक बार रिकनेक्ट करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। श्रद्धा जी, आपने जो ये चिन्ह मुद्रा वाला देखा है वो मैंने भी देखा था शायद। एक में ऐसे डाउन है और एक में आपके पाम ऊपर है, राइट? ना the up one is for the up one is chin mudra, because in the daytime the sun is giving the energy, so you are sitting like that, facing the palm towards the sun, and in the evening time the sun is down, so you are putting the hand palm downwards, because the energy is not you are getting from the sun, you are getting from the moon, something like that. So this is a Gyan Mudra. This one is a Gyan Mudra. This one is a Chin Mudra. ओके। लेकिन मैंने इसके बारे में जो सुना है, मैंने भी ये पढ़ा था, मैं भी कंफ्यूज थी इसमें। अच्छा कि आपने क्वेश्चन पूछ लिया सर। जैसे ये हमें बताया जाता है कि अगर हमने डाउन किया तो ये हमने जो सुना है, मतलब देखा भी है, तो वो शिव भगवान का बोला जाता है कि शिव भगवान हमें एनर्जी दे रहे हैं। हमेशा शिव भगवान का हाथ ऐसे रहता है, ना कि अप। ठीक है। तो अगर हम अपना, राधा मैम ने हमें यही बताया था कि अगर हम ऐसे रखेंगे तो हमें एनर्जी, मतलब हमारी वेस्ट नहीं हो रही है, अपने आप अंदर ले रहे हैं हम लोग। बट अगर ऐसे करेंगे तो हमारी एनर्जी निकल जाएगी और वो वेस्ट हो जाएगी। तो सर इसमें कंफ्यूजन मुझे भी था। नहीं, इट्स नॉट अबाउट द वेस्ट, इट्स अबाउट, आई थिंक, द मतलब क्या ये सही है? एनर्जी यू आर गेटिंग इन द डे टाइम and the energy you are not receiving at the night time. I think so the logic is not about कि आप energy waste कर रहे हैं। चलिए ठीक है, दोनों एक्सपेक्ट को अभी कुछ देर में देख लेंगे हम, ठीक है। क्यों ऐसी माइथोलॉजीज बनी, ठीक है, और क्या इसके पीछे का रीजन है, उस चीज को चलिए जानने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो इस प्रिंसिपल को आपने सुना कि अगर बॉडी से एनर्जी को बाहर की ओर फ्लो होना है ना, ठीक है, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर चीजें फ्लो होनी है, ठीक है, तो उसे कैसा पाथ चाहिए? उसे एक नुकीला पाथ चाहिए, ठीक है, यानी कि पॉइंटेड पाथ चाहिए। तो आपने देखा है जब आपको गुस्सा आता है तो गुस्से में क्या होता है, आपकी पांचों फिंगर्स, मतलब कि आपकी फिस्ट अपने आप बच जाती है, ठीक है, या आपके दांत आपस में रगड़ खाने लगते हैं, ठीक है, एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या है? पॉइंटेड है, ठीक है। एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो होना चाहती है, ठीक है। तो जो अंदर क्रोध का धक्का है वो इन चीजों को पैदा कर रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी से वो एनर्जी बाहर की ओर फ्लो होना चाहती है। तो जितनी भी पॉइंटेड चीजें आपकी बॉडी में,
वो क्या होने लगेंगी, उन जगहों पर एनर्जी इकट्ठा होने लगेगी और वो सिग्नल देने लगेगी कि बाहर की ओर फ्लो। ठीक है, यही प्रिंसिपल क्या है, वेन डी ग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल है। ठीक, अगर आप उसे इंटरनेट पर देखेंगे तो यही प्रिंसिपल आपको देखने को मिलेगा कि चार्ज एक बॉडी से जब दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, इट मस्ट नीड अ पॉइंटेड पाथ। ठीक है, पॉइंटेड पाथ उसे चाहिए। अब इस चीज से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, इसी रेफरेंस को अगर आप पुरानी ग्रंथों पर लेके आए ना, तो आपने देखा है कि किसी को अगर आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, या श्राप देते हैं, ठीक, तो हाथों को कुछ इस प्रकार किया जाता था, ठीक, और आशीर्वाद देने में कुछ इस प्रकार किया जाता था। या कोई शपथ लेते हैं, ठीक है, कोई हम व्रत लेते हैं, तो तब भी हम क्या करते हैं, हाथों को कुछ इस प्रकार रखते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, बॉडी से आने वाली एनर्जी को हम ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, आप उसे कैसे यूज करना चाहते हैं, डिपेंड्स अपॉन दैट। ठीक, अब इस मुद्रा पर, ज्ञान मुद्रा है, चिन्ह मुद्रा पर क्या है, ये जो 3 फिंगर्स हैं, ये क्या बताई गई है, अगर आप हाथ को ऐसे रखें तो ये एनर्जी वाइज है, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो थंब है, ये किस चीज को सिंबलाइज करता है, ये सिंबलाइज करता है आपकी सुप्रीम पावर, जो परमात्मा की ऊर्जा है उसको सिंबलाइज करता है। ठीक, उसके बाद जो फर्स्ट फिंगर है वो आपकी टोटल कॉन्शियसनेस, ठीक है, यानी कि आपकी आत्मा की पावर को सिंबलाइज करता है। ठीक है, और जो 3 फिंगर्स हैं, ये किस चीज को सिंबलाइज करती हैं, फिंगर सिंबलाइज करती हैं आपकी जो गुणा है। ठीक है, जो गुण है आपके नेचर के, प्रकृति के, उन तीनों को सिंबलाइज करता है। ठीक है, तो कैसे कैसे ये गुण है, सबसे ऊपर रखा गया है सात्विक गुण, देन राजसिक गुण, देन तामसिक गुण। ठीक है, आप इसे ऐसे वो कर सकते हैं, और ये एनर्जी वाइज है। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें सात्विक की बताई गई है, देन राजसिक की, देन तामसिक की सबसे कम एनर्जी बताई गई। ठीक, अब इस जगह पर जो चीज लिखी गई है कि द पर्सन, द इंडिविजुअल हैव टू बी ट्रांसेंड दिस एनर्जी। ठीक है, और उसने ट्रांसेंड करना पड़ेगा। ट्रांसेंड वर्ड बहुत प्यारा है। ठीक है, अगर आप इसका हिंदी वर्जन देखते हैं तो ट्रांसेंड मतलब होता है अतिक्रमण। ठीक है, अतिक्रमण मतलब कि किसी चीज को पार कर जाना। ठीक है, ना कि किसी चीज को इग्नोर करना। ठीक, पर इस मुद्रा में ये भी लिखा गया है कि आप इन चीजों को उसके बाद क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को अगर मैं कंबाइन करने की कोशिश करूं तो ये मुद्रा क्या बता रही है, देखिए कि जो प्रकृति की तीनों गुण है, ठीक है, जब व्यक्ति क्या करता है, इनका अतिक्रमण करता है, क्योंकि इन तीनों गुणों का हमारी बॉडी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। हमारी बॉडी में भी तीनों प्रकार के गुण, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ठीक है, तो हम ये तो पढ़ते हैं कि तामसिक गुण क्या है, आपकी बॉडी को आलस से भर देता है। ठीक है, और राजसिक गुण आपको बहुत ज्यादा एक्टिविटी दे देता है, बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। ठीक है, इन सात्विक गुण आपको बैलेंस में तो रखता है, बट क्या बताया गया है, इस स्थिति को बताया गया, योग की उस परम स्थिति को गुणातीत कहा है, यानी कि गुणों के पार जाना। आपने एट लास्ट सात्विक गुण को भी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसे पकड़ते हैं तो उस गुण के प्रति आपका क्या बन जाएगा, मोह बन जाएगा। ठीक है, आप उस चीज को पकड़ना चाहते हैं तो सात्विक गुण को भी छोड़ना पड़ता है। तो छोड़ने का क्या मतलब है कि ट्रांसेंड करना, अतिक्रमण करना। ठीक है, उस गुण को भी समझ जाना, और धीरे से वो गुण अपने आप छूट जाएगा। तब आप किस में स्थित होंगे, अपनी आत्मा पे स्थित होंगे। और ये जो सर्कल है, ये किस चीज को डिनोट कर रहा है कि आपकी परमात्मा की शक्ति आपकी आत्मा की शक्ति में क्या हो रही है, लीन हो रही है, और एक सर्कल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द गुणास, यानी कि तीनों गुणों को छोड़कर इनकी एनर्जी बस फ्लो हो रही है, आ रही है और जा रही है, बट आपकी आत्मा और परमात्मा के बीच में एक एनर्जी का सर्कल बना हुआ है। ठीक है, इस चीज को बताया गया था। तो ये जो दोनों मुद्राएं हैं, ठीक है, इस जगह पर मैं फिर से 2 मुद्राएं कह रहा हूँ कि चिन्ह मुद्रा और ज्ञान मुद्रा, ये दोनों ही किस चीज को डिनोट कर रही है, एक तो है चित्त। ठीक है, यानी कि चित्त की जो पावर है, यानी कि जिसे हम चेतनता कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, उस चीज को जो डिनोट करती है उसे हम चिन्ह मुद्रा कहते हैं। ठीक है, और ज्ञान मुद्रा यानी कि परमात्मा से आने वाला ज्ञान आप में क्या हो रहा है, समाविष्ट हो रहा है। ठीक, तो ये दोनों माइथोलॉजीज बनी कि दिन के वक्त, रात के वक्त, या चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी के साथ कॉम्बिनेशन वाली। ठीक है, या हाथ को नीचे रखना या ऊपर रखना। ठीक, तो ये भी क्या बना कि कई ग्रंथों में क्या कहा, अगर आपने सीधा हाथ रखा हुआ है, ठीक है, देन यू आर अटेनिंग, उस वक्त क्या है, एनर्जी का वर्तुल सीधा बना हुआ है। ठीक है, तो उस वक्त आपके भीतर क्या आ रही है, ज्ञान आ रहा है। ठीक है, ये माना गया। और जब आप हाथ को उल्टा रखते हैं तो क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ फ्लो को बनाना चाहते हैं। ठीक है, आत्मा और परमात्मा के बीच में एनर्जी का जस्ट फ्लो आप क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, ये कुछ माइथोलॉजीज थी। तो हाथ नीचे रखकर जिस मुद्रा को बनाया गया वो क्या थी, चिन्ह मुद्रा थी।
और हाथ को सीधा रखकर जिस मुद्रा को कहा गया वो ज्ञान मुद्रा है। ठीक है, अब इसमें कई कॉन्ट्राडिक्शंस मिलती हैं अलग अलग बुक्स में, बट जो पीछे का जो रीजन मैंने पढ़ा था, ठीक है, वो ये था, अगर इस जगह तक किसी को कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो तो या कोई बात कॉन्फ्लिक्ट हो रही हो तो डिस्कस कर सकता है। ठीक, होप आपकी चीज समझ में आई कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ As आपको। a Hindu mythology, I understand that, but how you are going to describe it as a scientific way? तो सारी चीजें तो देखिए साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सकती। ठीक है, ये जो जितनी चीजें साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है उन्हीं को हम अध्यात्म में रखते हैं। ठीक है, बट इस जगह पर क्या है, जो ये सर्कुलर चीज है, ठीक है, जो ये एनर्जी का सर्कल बन रहा है, ठीक, आपने देखा है कि जैसे रिंग फिंगर है, ठीक है, उसी फिंगर में हम रिंग को पहनाते हैं। ठीक, और इस जगह पर उसे क्या कहा गया है, राजसिक कहा गया है। ठीक है, राजसिक जो उंगली है, ठीक है, यानी कि रजस से जुड़ी हुई उंगली है, ठीक है, उसको कहा गया है। तो ये क्या कर रही है, इस एनर्जी में अगर हम क्या करते हैं, अंगूठी को पहना देते हैं, ठीक है, तो क्या करती है, इसकी एनर्जी रुक जाती है, बच जाती है, यानी कि जो सुपर एक्टिविटी मोड है, ठीक है, वो थोड़ा सा शांत हो जाता है। और प्रेम के लिए क्या है, बहुत जरूरी है, अगर आप किसी के साथ प्रेम का संबंध बना रहे हैं तो उस जगह पर बहुत ज्यादा सुपर एक्टिविटी की जरूरत नहीं है, आपने शांत रहने की जरूरत है। ठीक है, तो उस चीज को बांधने के लिए, उसको सिंबलाइज करने के लिए हमने रिंग फिंगर्स को इसी फिंगर में पहना। ठीक है, ना सात्विक में ना तामसिक में, क्योंकि अगर तामसिक में बनाते हैं तो वैसे लो एनर्जी है, और सात्विक बांधना मतलब कि अच्छे को भी बांध देना। ठीक है, तो इस वजह से रेफर किया गया सिर्फ, बट साइंटिफिकली इसे प्रूव होने में आई डोंट नो कितना टाइम लगता है। ठीक है, ये भी कुछ ऐसा ही है, अगर ऐसा कोई रेफरेंस होता तो मैं डायरेक्टली साइंटिफिक रेफरेंस आपको देता कि ये कैसा सर्कल बन रहा है। ठीक, तो ये वापस से फिर आध्यात्मिक चीज है। ठीक, होप आप हल्का फुल्का क्लू समझ पा रहे हैं। ठीक, क्योंकि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। अभी भी कोई क्वेश्चन है किसी का इससे रिलेटेड? सर ये प्रिंसिपल का नाम जो बताया, WAN, पूरा रिपीट कीजिए, नेटवर्क चला। वेन डी ग्राफ जनरेटर, VAN, वैन, DE ग्राफ, GRAPH ग्राफ जनरेटर। ठीक है, ये जनरेटर वेंडी ग्राफ के प्रिंसिपल के ऊपर बना था, तभी इसका नाम वेंडी ग्राफ जनरेटर रखा गया। तो वेंडी ग्राफ का जो प्रिंसिपल है वो यही प्रिंसिपल है कि बॉडी से अगर चीजों को या एनर्जी को फ्लो होना है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो इट नीड्स अ शार्पन या निडल्ड पाथवे। ठीक है, जो शार्पन पाथवे उस चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक, एक और क्वेश्चन है विजय सर, रिलेटेड टू द ये इक्वेस्ट्रियन पोज, अश्व संचालन पोज। इसके अंदर आप देखेंगे कि जब हम पैर पीछे लेके जाते हैं तो टोस को इस वाले पोज यहाँ इस बुक में जो है कर्ल कर रखा है, और टोस को फ्लैट नहीं रख रखा, मतलब है ना। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि आई हैव हर्ड इट कि कुछ वीडियोस में भी देखा है मैंने कि अगर आप यू आर नॉट पुटिंग द टोज फ्लैट एंड, तो क्या होता है वो आपकी लोअर बैक में स्ट्रेन डालता है। if you're not putting the toes flat, and that is give a problem at the lower back. So is it right or wrong? एनाटॉमिकली तो ये सही बात है कि आपने टोस को इस जगह पे टग नहीं रखना चाहिए, फ्लैट रखना चाहिए। ठीक है, बट फिर से पर्सन टू पर्सन ये बात वेरी करती है, बट एनाटॉमिकली ये सही है कि अगर फ्लैट रखते हैं आप फीट को, ठीक है, तो बैक हल्का सा रिलैक्स हो जाती है, उतना ज्यादा स्ट्रेन पे नहीं आती और एक प्रॉपर पोस्चर को अटेन कर पाती है। Especially people who are having the back problem, तब वो उन लोगों के साथ ये नहीं करना चाहिए, और अगर करते हुए उन्हें क्या लग रहा है, स्ट्रेच महसूस हो रहा है, ठीक है, तो इस जगह पर ये मॉडिफिकेशन देना चाहिए। ओके, थैंक यू। ठीक है, सर मेरा एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू अश्व संचालन ओनली। इसमें नीज एंकल से आगे जाने चाहिए या फिर उसी के सेम लाइन में होना चाहिए? दिस वाज माय क्वेश्चन। नहीं, स्ट्रेट लाइन बनती है 90 डिग्री का लगभग। ठीक है, हम मानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर रखें नीज को, ठीक है, उसके आगे ना आने दे, बट अगर आप क्या कर रहे हैं, सुपर स्ट्रेच कर रहे हैं, ऊपर की ओर एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, तब क्या होगा, हल्का सा आपको फ्लेक्शन चाहिए आगे की ओर। ठीक है, तभी आप उस फ्लेक्स को दे पाएंगे। ठीक है, तो उस केस में हल्का सा नी आगे की ओर जाता है, जैसे आपने देखा स्क्वाट्स में भी ये कंडीशन है कि आपका जो फीट है, यानी कि नी से फीट जो शिन बोन है वो कैसी रहनी चाहिए, परपेंडिकुलर रहनी चाहिए विद द ग्राउंड। ठीक, बट हल्का सा अगर आगे की ओर जाए जिससे आपको बैलेंस बनाने में मदद मिले तो शुरुआत में ही सही। ठीक, पर आपने कोशिश करनी चाहिए कि ये 90 डिग्री की रहे, परपेंडिकुलर रहे।
ठीक। एंड सर वन क्वेश्चन और था कि भुजंग आसन में जब हम जाते हैं अष्टांग नमस्कार से, हम जाना होता है कि हमें लाइक उसे पीछे पुश करना है या आगे की बॉडी को लाइट करना है आपका भुजंगासन ये है कि डायरेक्टली हमें भुजंगासन पे जाना चाहिए या हमें स्कूप अप होते हुए भुजंगासन पे जाना? आई मीन सर नो सर, नो सर, आई एम सेइंग शायद कि आपकी अष्टांग आवाज ब्रेक नमस्कार हो से रही है, हमें तो आगे अपनी क्या सभी के लिए ब्रेक हो रही है आवाज? क्योंकि मुझे ब्रेक होकर सुनाई दे रही है। जी सर, मुझे भी ब्रेक हो रही हाँ है। जी सर। आयुषी, आप एक बार प्लीज रिकनेक्ट कीजिए। सर आवाज आ रही है? हाँ जी। सर आवाज आ रही है? जी हाँ जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि जब हम भुजंग आसन में जाते हैं अष्टांग नमस्कार से, तो हमें जी। अपने चेस्ट को आगे ग्लाइड करना है कि अपने पैरों को पीछे से खोलते हुए सिर्फ उठ जाना है? ये मैं पूछ रही थी, क्योंकि मैं तो दोनों बात देखती वही हुई हूँ ना। मतलब लोगों को करते हुए। तो ठीक, तो पैरों को तो साथ में फ्लैट करना है। ये सारी चीजें एक साथ ही होती है भुजंगासन में, ठीक है, कि आपके पैर फ्लैट होंगे पीछे, आप उसमें ज्वाइन होंगे, ठीक। और एक मॉडिफिकेशन जो श्रद्धा जी ने करवाया था कि वो सबसे छोटी जो फिंगर है, अगर आप उसे ग्राउंड पे टच करने की कोशिश करते हैं और साथ में ही क्या करना, अपनी चेस्ट को आगे से स्कूप अप करते हुए, ग्राउंड पे टच करते हुए, स्कूप अप करते हुए ऊपर की ओर उठना, ये सारी चीजें एक साथ ही होती है, ठीक। और एल्बोस थोड़े से मुड़े हुए रहते हैं भुजंगासन हाँ जी, में जब हल्का फॉरवर्ड सा मुड़े पोस्चर में। हुए चाहिए ताकि आपकी शोल्डर पीछे की ओर एक्सटेंड रहे और आपका जो चेस्ट का रीजन है, स्टर्नम रीजन है, वो आगे की ओर और ऊपर की ओर पुश करे, ठीक है। तो इसके लिए आपने कोशिश करनी पड़ेगी कि हल्का सा एल्बो बेंड रहे, बहुत ज्यादा सीधा ना रहे शुरुआत में। एडवांस केसेस में वो सीधा रह सकता है, क्योंकि जब आपको इतना ज्यादा आर्च मिल चुका है बैक में, तब आप पूर्ण भुजंग के लिए क्या करते हैं, आर्म्स को हल्का सा सीधा कर देते हैं, एल्बोस को सीधा कर देते हैं, ठीक। थैंक यू सर। इसी में एक क्वेश्चन और एक चीज बताती हूँ कि वो सर्पासन होता है ना एक, जिसमें आप यू इंटरलॉक योर फिंगर फ्रॉम द बैक, सो वो आपके भुजंग आसन से ज्यादा फायदेमंद, इट्स अ स्टार्टिंग फॉर बेटर फॉर द स्टार्टिंग बिफोर यू स्टार्ट फॉर द भुजंग आसना, बिकॉज इट विल गिव अ लेस इम्पैक्ट ऑन योर लोअर बैक, और आपके ऊपर के जो चेस्ट है इट इज ऑल ऑटोमेटिकली कम्स अप, एंड जब आप इनहेल करते हैं तो वो और ऊपर जाएगी, और जब आप एक्सहेल करेंगे तो वो नॉर्मल स्टेट में ऊपर की तरफ ही रहेगी, क्योंकि आपकी पेट की कैविटी विल नॉट अटैचिंग टू द फ्लोर, वो डिसेंट नहीं होती। तो आई थिंक वो स्टार्ट करें सर्पासना से एंड देन गो फॉर भुजंग। एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे विजय सर, कि जो वज्रोली मुद्रा होती है, इज इट ओनली फॉर मेन और इट इज ऑल्सो फॉर वुमेन? तो इसका तो कंफर्मेशन नहीं है मुझे, मैंने भी बहुत पहले पढ़ी थी, पर मैन के लिए ही पढ़ी थी। इसको कंफर्म करके मैं कल बताता हूँ, थैंक ठीक यू, है। मेरे क्वेश्चन डन है आज। ओके, चलिए कल के लिए रखते हैं बाकी का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सिस्टम है बॉडी में, वो है सर मैं कुछ रेस्पिरेटरी एक सिस्टम। क्वेश्चन था मेरा। जी जी। सर मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे कि आप सुबह बोल रहे थे कि नेक के मूवमेंट्स के बारे में, कि जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन को ज्यादा नीचे नहीं करें, वो थोड़ा सा आप समझाएंगे कैसे, मतलब जो बता रहे थे आप, वो इसका समझ नहीं वैसे आया। जो रिलेशन, कंप्लीट रिलेशन आएगा ना अर्फा जी, वो आएगा आपका जो नर्वस सिस्टम, अभी मैं स्टार्ट करूंगा इसके बाद, ठीक है, उसमें आप कंप्लीटली समझ पाएंगे। तो ये 2 बार एक्सप्लेन करने जैसा होगा, बट फिर भी अगर मैं बताऊं तो कुछ नसें हैं, ठीक है, कुछ नर्व्स हैं पीछे की ओर, जो अगर मैं ज्यादा गर्दन को आगे की ओर झुका दूं तो क्या हो जाएगा, वो नर्व्स की सप्लाई बंद हो जाती है, ठीक है। मसल्स इतनी ज्यादा टाइट है पीछे कि नर्व्स की सप्लाई बंद हो जाती है और माइंड तक जाते ही रहना चाहिए खून। अगर वो रुक जाता है तो क्या होता है, बॉडी को जैसी दिक्कत होती है, अचानक से चक्कर आने जैसी दिक्कत होती है। और सर्वाइकल वालों के तो ये एरिया क्या रहता है, और ज्यादा स्टफ रहता है, ठीक है। अगर वो आगे की ओर झुकते हैं तो वो उनकी बॉडी खुद ही रोकेगी कि आगे की ओर मत झुको, ठीक। अगर वो जबरदस्ती झुकते हैं तो पहला प्रिंसिपल तो उन्होंने आसना का वैसे ही तोड़ दिया, ठीक है। अगर वो जबरदस्ती ऐसा करने की कोशिश करते हो तो जो खून की सप्लाई है वो भी क्या होती है, उस जगह पे ब्लॉक होती है, ठीक है। इस वजह से उस चीज को मना किया जाता है, ठीक। कंप्लीटली आप सर जब नर्वस सिस्टम हम पढ़ेंगे तो उस वक्त इसे तो वो सर करेंगे। क्या उनको ये कराना नहीं चाहिए बिल्कुल? हाँ, अवॉइड करना चाहिए उनका, जब तक उनकी सर्वाइकल की दिक्कत दूर ना हो जाए। क्या जैसे कि हम लोग 3 तरह से करते हैं, मतलब अप डाउन करते हैं, लेफ्ट एंड राइट करते हैं, क्या सभी नहीं कराने चाहिए, ये सिर्फ राउंड वाला नहीं कराना चाहिए? फॉरवर्ड वाला आपने अवॉइड करना है कि आपने गर्दन को आगे की ओर नहीं आना है, ठीक है, नहीं लाना है।
तो अगर आप कंप्लीट रोटेशन भी करा रहे हैं तो आपने सिर्फ इस चीज को अवॉइड करना है कि वो गर्दन आगे की ओर ना झुके, ठीक है। आगे झुकाते हुए सबसे पहले उस इंडिविजुअल को पता लग जाएगा कि कुछ ना कुछ पीछे दिक्कत हो रही है, उसे दर्द होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेच फील होगा, तो ऐसे में उसे अवॉइड करना चाहिए। पहले उन मसल्स को धीरे धीरे रिलीज करवाना चाहिए, जब वो रिलीज हो जाए विद द टाइम तब उस मूवमेंट को बढ़ा दीजिए, ठीक है, वैसे कर सकते हैं। सर इसमें जो है जैसे सर्वाइकल अगर किसी को है तो उसके लिए हमें एक आध मतलब थोड़ा बताएं कि क्या कराना चाहिए उसके लिए। जैसे ऊष्टासन बेस्ट है, ठीक है, ऐसे में भुजंगासन भी अच्छा है, ठीक है, इन चीजों को यूज किया जा सकता है जिसमें बैक बेंड है, थोरैसिक्स, ठीक है, थोरैसिक रीजन से अगर बैक बेंड दे रहे हैं तो वो काफी अच्छा रहता है, ठीक है। मत्स्यासन फ्रेश पोज है जो, ठीक है, वो भी बहुत बढ़िया है, और आप मसाज इस जगह पर कर सकते हैं, ठीक है, ये चीजें यूज की जा सकती है। एक्यूपंक्चर आल्सो कैन बी यूज्ड, ठीक। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, अब बचे हुए प्रश्न हम कल हल करेंगे, ठीक। आज का टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। तो आप हेडिंग डाल दीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक। स्कोप आपने डाल लिया होगा, और 3 मैंने फोटोज आपको भेजी है, ठीक। तो सबसे पहले आप उस फोटो को देख लें जिसमें आपका एक चित्र बनाया हुआ है, एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें पूरे के पूरे ट्रैक को समझाया है। फिर हम इंट्रो को रखते हैं, देन उस ट्रैक को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आज का गोल क्या है कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझेंगे, ठीक है, कि वो कैसे काम करता है, और उसके बाद उसका यौगिक इफेक्ट कि योग उसके ऊपर कैसे कार्य करता है, उसका मैंने वैसे आपको स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है, ठीक है, थोड़ा बहुत आप वहां से समझ सकते हैं, और उसको हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले अगर आप उस फोटो को देख पा रहे हैं अभी, ठीक है, तो उस फोटो में एक ट्रैक बताया हुआ है कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हुए कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम ये समझे कि रेस्पिरेशन क्या है या रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों जरूरी है, तो आपने इतना जानना जरूरी है कि आपकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए हर वक्त एनर्जी की जरूरत है, ठीक है, उसे ऊर्जा की जरूरत है हर वक्त कार्य करने के लिए, और आपकी ऊर्जा को तोड़ने के लिए आपके शरीर में जो ऊर्जा है यानी कि एनर्जी है, ठीक है, उसे ब्रेक डाउन करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए, यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। और उस ऑक्सीजन को कौन प्रोवाइड करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है। उस ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के थ्रू सेल्स तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स में पूरा होता है, एक इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और बहरहाल ये है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है बॉडी में, ठीक है, अगर मैं कहूँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द सराउंडिंग, बॉडी एंड सराउंडिंग के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, इसी को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक। तो बॉडी क्या करती है? ऑक्सीजन को अंदर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ती है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगी बॉडी में जो छुपी हुई एनर्जी है यानी कि स्टोर्ड एनर्जी है उसको तोड़ने में मदद करेगी ताकि हम उसे यूज कर सकें, ठीक है। तो छोटी सी डेफिनेशन ये है रेस्पिरेशन की। और इसमें आने वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो भी ऑर्गन क्या करेंगे? रेस्पिरेशन में मदद करेंगे, उन सभी ऑर्गन से एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, एक तंत्र बना हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। ये सिंपल है कि जितने भी ऑर्गन्स इस ट्रैक में आएंगे, ठीक है, इस रेस्पिरेशन ट्रैक में आएंगे, उन सभी को हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम में आने वाले ऑर्गन्स कहेंगे, ठीक है। और उस सभी से क्या बनेगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम बनेगा, ठीक। तो इस सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन आप आ रहे हैं उसको अगर आप फिगर से देखने की कोशिश करें, पिक्चर से, तो उसमें नजल कैविटी यानी कि नोज, ठीक, उसका मैंने एक लिस्ट भी डाली हुई है। अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ पार्ट्स उसमें लिखे हुए हैं, अगर आप उसे देखें तो उसमें जैसे लिखा हुआ है नोज है, फेरेंक्स है, लैरेंक्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकाइल ट्री है उसमें, ठीक, एल्वोइलीज है, लंग्स है, एंड द लास्ट मसल इज डायफ्राम, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। हम एक एक करके देखेंगे कि ये सारी चीजें क्या करती हैं, सांस कहाँ से कहाँ जाती है, और उसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या चीज है, ठीक। तो सिंपली ये ट्रैक है यानी कि ये रास्ता है जहां से क्या होती है? ऑक्सीजन आपके भीतर जाती है, और भीतर जाकर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें यूज होने वाली जो मसल्स है यानी कि जो ऑर्गन्स हैं उनको हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। वही ऑर्गन्स की लिस्ट है, सीक्वेंस है। सबसे पहले हम बात करेंगे नोज की, ठीक है। देन हम बात करेंगे फेरेंक्स की। फेरेंक्स एक कैविटी है, ठीक है, तो उस कैविटी का कुछ फंक्शन है, उसको कुछ देर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद लैरिंक्स, ठीक है, लैरिंक्स मतलब कि एक फिर से एक ट्यूब है, ठीक।
जो 2 से 3 इंच की है, और ये क्या करती है, एपिग्लॉटस यानी कि ट्रैकिया को और किसके साथ जोड़ती है, आपके फेरिंग्स के साथ जोड़ती है, ठीक है, ये इसका काम है। उसके बाद आपका ट्रैकिया यानी कि जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपके स्टर्नम के ठीक पीछे, और इसके साथ जुड़े हुए क्या है, ब्रोंकाइल्स, ठीक है, ये ब्रोंकाई है, ठीक है, सिंगुलर में, और ब्रोंक्यूल्स है प्लूरल में, ठीक है, अगर हम दोनों की एक साथ बात करें तो अंदर की तरफ एक ट्री जैसा बनाते हैं, पेड़ जैसा बनाते हैं, जिस पेड़ को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाइल ट्री कहते हैं, ठीक है। ये पेड़ कैसा है, उल्टा पेड़ है, और इसमें क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं, ब्रोंकाई है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, एंड साथ में लास्ट में जो एंड है इसका ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेओली से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो इस जगह मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर आप पहली बार इन टर्म्स को सुन रहे हैं तो आपने ये तो सुना होगा कि नोज है, चलो ठीक है, उसके बाद क्या चीज ये फेरिंग्स है, क्या चीज लैरिंग्स है, क्या चीज ट्रैकिया है, क्या ब्रोंकाई है, क्या ब्रोंक्यूल्स है, क्या एल्वेओलिस है, कुछ देर के लिए सर के ऊपर से जाए, ठीक है। तो फिर भी आप स्ट्रिक्ट रहने की कोशिश करना, कुछ देर में आपके समझ में आ जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या है, पाथ है, ठीक। अगर आप देख पाए तो क्या हो रही है, सांस इस जगह तक प्यूरिफाई हो रही है, ठीक है। जब आप इनहेल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली सिर्फ ऑक्सीजन, छनी हुई ऑक्सीजन ले लेते हैं और उसके बाद वो डायरेक्टली क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है कि आप आपकी बॉडी उसे यूज कर ले, ऐसा नहीं होता, ठीक। जब आप ऑक्सीजन लेते हैं या सांस भीतर लेते हैं तो इसका टेम्परेचर भी बॉडी क्या करती है, सेट करती है, ठीक है। और टेम्परेचर सेट करने के बाद इसमें ह्यूमिडिटी, और इसके साथ ही क्या, अगर इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल आ जाता है तो उसको भी रिमूव करती है, उसके बाद यूज करने के लिए रेडी कर रही है इसको, ठीक है। पर रेडी कैसे कर रही है, इस पूरे के पूरे ट्रैक से गुजरती है, ठीक है। सांस डायरेक्टली आकर नाक से यूज नहीं हो जाती, ठीक है, वो कहाँ यूज होती है, आपके लंग्स में यूज होती है, एट लास्ट आपके एल्वेओलिस में जाकर वो यूजेबल फॉर्म में आ पाती है। तब वो एल्वेओलिस में आकर क्या होती है, पल्मोनरी वेन के साथ, या जो पल्मोनरी वेन अपने साथ क्या लेके आती है, ब्लड लेके आती है, उसके साथ तो ऑक्सीजन को एक्सचेंज करती है, ठीक है, ऑक्सीजन उस ब्लड में घोलती है। तो डायरेक्टली आपकी नाक आपकी ऑक्सीजन को ब्लड में नहीं घोलती है, ठीक है, क्या करती है, लास्ट में एल्वेओलिस उस सांस को, उस ऑक्सीजन को ब्लड में घोलती है, ठीक। तो क्योंकि नाक के पास जो ऑक्सीजन आ रही है वो अभी यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, कुछ डस्ट पार्टिकल, कुछ फॉरेन पार्टिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो नाक क्या करेगी, इसे फिल्टर करेगी, ठीक है। उसके बाद ये फिल्टर्ड एयर को किसको देगी, फेरिंग्स को देगी, ठीक है। देन लैरिंग्स के पास जाएगी, देन ट्रैकिया के पास जाएगी, देन ब्रोंकोइल्स के पास जाएगी, देन ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स के पास जाएगी, देन लास्ट में वो एल्वेओलिस के पास जाएगी। ये पूरा का पूरा ट्रैक है, यानी कि रास्ता है, ठीक है। रास्ते में पड़ने वाले पड़ावों का नाम मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो पड़ावों का नाम अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, आप एक दो बार अगर ट्रैक को देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। इनकी स्पेसिफिक कुछ अपने अपने फंक्शन है, ठीक। तो हम उन फंक्शन को अगर क्या करें, डिस्कस करें, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो किसके पास आती है, सांस, वो आती है नाक के पास, ठीक। तो नाक क्या करती है उस सांस के साथ, जैसे सांस भीतर आई तो नाक क्या करेगी, उसको उसमें मॉइस्चर घोलेगी सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि इस जगह पर क्या है, कुछ ग्लैंड्स हैं, कुछ मसल्स हैं जिसमें क्या है, हाई आपका ब्लड फ्लो रहता है, ठीक है। वो हाई ब्लड फ्लो की वजह से भीतर आने वाली सांस हल्की सी आपको गर्म महसूस होती है, ठीक है। वो क्या करती है, उसको हल्का फुल्का उसका टेम्परेचर हाई करती है, ठीक है, तभी भीतर आने वाली सांस हल्की फुल्की गर्म हो जाती है। उसके बाद अगर उसमें क्या है, कुछ डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, कोई फॉरेन पार्टिकल है, तो नाक के इर्द गिर्द जो छोटे छोटे हेयर्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, उन डस्ट पार्टिकल को रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक। और अंदर जाकर एक म्यूकस लेयर है, ठीक है, वो भी क्या करेगी, डस्ट पार्टिकल को आपस में स्टिक कर देगी, ठीक। अब ये डस्ट पार्टिकल अगर इस जगह पर चिपक जाएगा तो ये बाहर कैसे निकलेगा, या तो एक्सहेल के थ्रू बाहर निकलेगा, ठीक है, या तो जब आपने क्या किया था, सूत्र नीति की थी, तो आपने देखा ना कि सूत्र जैसे ही भीतर गया तो आपको छींक क्रिएट हो, ठीक है, क्योंकि छींक क्या है, इसका एक फंक्शन है, या कॉफिंग हो गई, ठीक है। तो ये दोनों ही फंक्शन, कॉफिंग एंड स्नीजिंग, ठीक है, इस चीज को जनरेट करती है, एक्साइट करती है ये दोनों चीजें, और क्या करेगी, बहुत तेजी से एक्सहेल करना, ठीक है, बहुत तेजी से सांस को बाहर छोड़ना, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉफिंग एंड स्नीजिंग कहते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होगा, जो 10 पार्टिकल अंदर चिपका रहेगा या जिसको हेयर्स रोक देंगे, उसे बहुत तेजी से बाहर फेंक दिया जाए, ठीक। जब उसके बाद ये प्यूरिफाइड थोड़ी बहुत फिल्टर्ड एयर किसके पास जाती है, फेरिंग्स के पास जाती है, देन लैरिंग्स के पास जाती है, उस जगह पर भी क्या होती है, और ज्यादा फिल्टर होती है, और इसी एयर का यूज करके जो ट्रैकिया है, जो फेरिंग्स है, वो क्या किस चीज को क्रिएट करता है,
आपकी वॉइस को क्रिएट करता है। ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं, जो मैं बात कर पा रहा हूँ अभी, ये बोल पा रहा हूँ, ये एयर की मदद से बोल पा रहा हूँ। अगर मैं सारी सांस को बाहर फेंक दूं, ठीक, तो मैं उसके बाद बात नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैं बात करने के दौरान क्या कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंटली सांस को बाहर ही फेंक रहा हूँ, पर साथ में क्या कर रहा है, मेरा वॉइस बॉक्स भी अलग अलग एंगल में मोल्ड हो रहा है, और मेरी जीभ भी, यानी कि जो टंग है वो भी अलग अलग एंगल में मोल्ड हो रही है। इसकी वजह से एक साउंड क्रिएट होकर आपके सामने प्रोड्यूस हो रही है। बट एट लास्ट क्या है, मेरे मुंह से सांस बाहर निकल, ठीक, और ये एंगल में क्योंकि मोल्ड हो पा रही है तो आपको कुछ शब्द सुनाई दे रहे हैं, पर एट लास्ट क्या है, ये सांस बाहर की हो रहा है। ठीक, किसके थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं, फेरिंक्स कहते हैं। ठीक, वही हिस्सा है ये, पर वो क्या है, वॉइस बॉक्स भी उसे कहा जाता है। वो वॉइस स्टेशन है आपकी बॉडी का, वो वॉइस को क्रिएट करता है। उसके बाद ये जो सांस जाती है ट्रैकिया के पास जाती है। ट्रैकिया की क्यों जरूरत है इस जगह पर, क्योंकि ट्रैकिया क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है इस सांस को किसके साथ, फूड के साथ। ठीक है, आपकी सांस कभी भी आपके पेट में नहीं जाती। ठीक है, वो कहाँ जाएगी, आपके लंग्स पर ही जाएगी, लंग्स के साथ ही जाएगी। अगर गलती से क्या होगा, ये पाथ एक जैसा हो जाए तो आपके लंग्स में आपका खाना भी जा सकता है। ठीक है, कभी भी ऐसा होता है कि कोई फूड का पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल आपके लंग्स की तरफ जाता है तो आपको तेजी से छींक या खांसी क्रिएट होती है, जिससे क्या हो, वो डस्ट का पार्टिकल बाहर चला जाए, क्योंकि ये ट्रैक जो बना हुआ है सिर्फ एयर के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद अंदर आने के बाद सांस फिर क्या हो जाती है, दो हिस्सों में टूट जाती है। ठीक है, और ये राइट लंग और लेफ्ट लंग में चली जाती है विद द ट्रैक ऑफ ब्रोंकाई। ठीक है, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं, इस रास्ते से वो गुजर जाती है। लास्ट में ब्रोंक्यूल्स के पास जाती है, मतलब कि जो ब्रोंकाई के एंड है, ठीक है, यानी कि जिस जगह पर ब्रोंकाई खत्म होते हैं उस एंड को हम ब्रोंक्यूल कहते हैं। ठीक है, उससे क्या जुड़े हुए हैं, आपके एल्वोइलीज जुड़े हुए हैं। ठीक है, एल्वोइलीज क्या है, वो एंडिंग पॉइंट है जहां पर से क्या होगा, ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाएगी किसमें, ब्लड में, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड किसमें आ जाएगी, एल्वोइलीज में आ जाएगी। ठीक है, और यही एक्सेल के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाएगी। इसी ट्रैक में उल्टी आएगी सांस उसके बाद और बाहर चली जाएगी। ठीक, तो यहां से सांस क्या हुई, नाक से एंटर हुई, नोज से एंटर हुई, और एट लास्ट एल्वोइलीज के पास जाकर वो क्या करती है, एक्सचेंज करती है ऑक्सीजन को विथ ब्लड। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए, मैंने शुरुआत में क्या कहा था कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इस जगह पर एक एक्सचेंज हो रहा है ना गैसेस का, एल्वोइलीज और ब्लड के बीच में। ठीक है, ये एक्सचेंज है गैसेस का। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, ये एक टाइप का रेस्पिरेशन है, और ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, लंग्स यानी कि एल्वोइलीज और ब्लड के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो अब ये खून क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को लेकर कहाँ जाएगा, ठीक है, अलग अलग सेल्स के पास जाएगा, और अलग अलग सेल से वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को एक्सचेंज करेगा। ठीक है, और सेल्स उसे क्या देंगी, कार्बन डाइऑक्साइड या जो दूसरी गैसेस हैं वो प्रोवाइड करेंगी, और ब्लड सेल्स को क्या दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा। फिर इस जगह पर क्या हो रहा है, वापस एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। ठीक है, तो इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कहा जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, ये दो टाइप का रेस्पिरेशन है, जो बाहर हो रहा है एल्वोइलीज यानी कि लंग्स और ब्लड के बीच में, इट्स कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक, और इंटरनल रेस्पिरेशन किसके बीच में होता है, ब्लड, ठीक, एंड टिश्यूज के बीच में, जो ब्लड और सेल्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ये इंटरनल रेस्पिरेशन, क्योंकि बहुत इंटरनल हो रहा है। ठीक, और इसी में क्या होता है, इसी ऑक्सीजन से आप सेल्स क्या करेंगी, एटीपीज को तोड़ेंगी, एटीपीज को तोड़कर एटीपीज में, यानी कि जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में टूटेगा, और आपकी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी बॉडी से। ठीक, तो ये रिलीज होकर आप किसी भी फंक्शन को कर पाते हैं, किसी भी काम को कर पाते हैं। तो कोई भी कार्य आप करते हैं, इसके पीछे एक चेन जुड़ी होती है। ठीक है, आप सांस लेते हैं, सांस इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन करती है, फिर इंटरनल रेस्पिरेशन करती है, तब जाके एनर्जी रिलीज होती है, तब आप उसे यूज करते हैं। बट ये बहुत तेजी से होता है। ठीक, तो हमें कभी पता भी नहीं लगता कि कब हमने सांस ली, कब ऑक्सीजन अंदर गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली। ठीक, तो इस छोटे सी ट्रैक से मैंने समझाने की कोशिश की है कि कैसे क्या है, सांस आपकी बॉडी में इंटर होती है, और कैसे दूसरी जो सांसें हैं, दूसरी जो गैसेस है, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है, यानी कि बाहर चली जाती है। ठीक, इसी प्रोसेस को, इसी एक्सचेंज ऑफ गैसेस को क्या कहते हैं, हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इससे जुड़े हुए ऑर्गन्स को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक, तो इस जगह तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वी कैन डिस्कस, और उसके बाद हम रेस्पिरेशन रेट की बात करेंगे, देन हम बात करेंगे किस चीज की, लंग्स की और डायफ्राम की, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग की, और उसके बाद यौगिक इफेक्ट ऑन अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है,
इस साइकिल तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वी कैन डिस्कस, किसी का कोई कंफ्यूजन हो। बाकी चीजें आपको अगर फोटोग्राफ आप देखेंगे जो स्क्रीनशॉट मैंने भेजा है तो उससे भी काफी क्लियर हो जाएगा। उतना ज्यादा डेप्थ में आपका सिलेबस है भी नहीं। सर ये ठीक है, इंटरनल एक बार ही दोबारा बता। देखिए रेस्पिरेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इतना सभी के समझ में आ रहा है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो जगह पर हो रहा है आपकी बॉडी। ठीक है, पहले क्या हो रहा है वो लंग्स और ब्लड के बीच में। ठीक है, लंग्स और ब्लड यानी कि लास्ट में एल्वोइलिस के पास ऑक्सीजन जाती है और ये ऑक्सीजन किसको देता है, वो ब्लड को देता है। और ब्लड क्या करता है, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो दूसरी गैस है वो एल्वोइलिस को दे देती है। ये एक्सचेंज हो रहा है ना। ठीक है, तो इसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल मतलब बाहर नहीं हो रहा है। ठीक है, पर सेल्स के लेवल से बाहर। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बट ये ऑक्सीजन अभी भी यूजेबल फॉर्म में नहीं है, ये ऑक्सीजन किसी काम की नहीं है बॉडी में। ठीक, ये ऑक्सीजन अब ब्लड के साथ कहाँ जाएगी, सेल्स के पास जाएगी, टिश्यूज के पास जाएगी। ठीक है, और टिश्यू इसे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो टिश्यू के साथ जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, टिश्यू के पास क्या है, दूसरी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड अब ब्लड को दे देगा। ठीक, और ब्लड अपनी ऑक्सीजन टिश्यूज को दे देगा थ्रू दैट डिफ्यूजन। ठीक है, कुछ देर में हम डिफ्यूजन को भी समझेंगे, व्हाट इज डिफ्यूजन हियर। ठीक है, चीजें डिफ्यूज हो रही हैं और एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, तो इस जगह का जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, होप आपको क्लियर है। इंटरनल लेवल पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है इट्स कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन, एंड एक्सटर्नल लेवल पे जो चेंज ऑफ या एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। एक्सटर्नल मतलब जब ब्लड में डिसॉल्व हो रही है ऑक्सीजन, लेमन लैंग्वेज, जब ब्लड में डिसॉल्व हो रही है तो वो एक्सटर्नल है, और जब वो टिश्यू में जा रहा है देन इट्स इंटरनल। ठीक, तो मेनली किस चीज को ध्यान में रखो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस को रखो। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट डिसॉल्व। ठीक, वो क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, वो भी तो कुछ दे रहा है और कुछ दे रहा है। ठीक, मैं इस एक्सचेंज वर्ड को क्यों ध्यान में रखने को कह रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि what refers to internal respiration, then you would have the choices there कि exchange of gases between tissues and blood, exchange of gases between lungs and blood। ठीक है, ऐसे कुछ ऑप्शंस होंगे, तब आप उस वर्ड को ध्यान में रखना कि एक्सचेंज है। ठीक है, अगर डायरेक्टली क्या है कि डिसॉल्विंग ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड ये लिखा हुआ है तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, इंटरनल रेस्पिरेशन है, ये अधूरी डेफिनेशन। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। ठीक, क्लियर है आपको? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डायफ्राम। ठीक है, व्हाट इज डायफ्राम हियर और व्हाट इज डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग। ठीक है, डायफ्राम की ब्रीदिंग क्या है, ठीक, और ये कैसे इफेक्ट करती है किसको, रेस्पिरेशन रेट को। ठीक है, तो रेस्पिरेशन रेट मेनली है क्या। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट मतलब आप 1 मिनट में कितनी सांसें लेते हैं, इट रिफर्स टू रेस्पिरेशन रेट। ठीक, नॉर्मली एक जो कॉमन जनरल व्यक्ति है, ठीक है, उसका जो रेस्पिरेशन रेट रहता है वो 12 to 16 या कभी कभी वो 17-18 ऐसा रहता है। ठीक है, तो जनरली इसको माना जाता है कि आप 1 मिनट में 17 से 18 सांसें लें। ठीक, तो 1 मिनट में 17 से 18 सांसें बहुत ज्यादा है। ठीक, तो इस जगह पर इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जितनी तेज आप सांसें लेंगे उतने तेज क्या चलेंगे, आपके थॉट्स भी चलेंगे। ठीक, और बॉडी की बाकी की फंक्शंस भी उतने तेज चलेंगे, क्योंकि उतनी तेजी से आप सांस लेते हैं उतनी तेजी से बॉडी में ऑक्सीजन जाती है और सारी की सारी प्रोसेसेस उतनी तेज होंगी। ठीक, बट क्या होता है जब आप क्या करते हैं, प्राणायाम को प्रैक्टिस करते हैं या अपने जो वॉल्यूम है लंग्स का उसे बढ़ा लेते हैं, आपकी बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन आने लगती है, तब क्या होता है बॉडी को उतनी जल्दी ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि आप एक ही बार में लंबी गहरी सांस ले लेते हैं। ठीक है, प्राणायाम करने से यही तो होता है ना कि आपके प्राण का आयाम हो जाता है, आपकी सांसों का एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक, तो आप एक बार में ज्यादा गहरी सांस ले सकते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन ले सकते हैं, तो बॉडी उतनी तेजी से सांस को नहीं चलाती है। उसके बाद तो क्या होता है, उस व्यक्ति का रेस्पिरेशन रेट धीरे धीरे कम होने लगता है। वो एक सांस में उसके बाद 1 मिनट में उसके बाद 14 सांसें लेगा, 12 सांसें लेगा, या उससे कम 10 सांसें लेगा। ठीक है, 8 सांसें लेगा। तो जब वो क्या कर रहा है, इतना स्लो सांस लेगा, ठीक, तो क्या होगा, इसका क्या मतलब है कि वो ज्यादा ऑक्सीजन अपनी बॉडी पर ले पा रहा है। ज्यादा किसी का माइक ऑन है, प्लीज इसे ऑफ कर दीजिए, प्लीज ऑफ कर दीजिए।
जी आगे थैंक यू। ठीक, तो इस जगह पर क्या होगा, उसने ज्यादा ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में रिटेन किया हुआ है। ठीक, तो उतनी ज्यादा तेजी से सांसों को लेने और छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एट लास्ट बॉडी रेस्पिरेशन को क्यों चला रही है, क्योंकि उसके पास ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आ सके। ठीक है, अगर आप लंबी गहरी सांस ले पा रहे हो तो बॉडी उतनी जल्दी डिमांड को क्रिएट नहीं करेगी। ठीक, और आप मेंटली भी ज्यादा स्टेबल रहेंगे, ज्यादा शांत रहेंगे। ठीक, और आपकी सांसें भी क्या रहेंगी, शांत रहेंगी। इस जगह पर हमारे पास एक श्लोक था ना हठयोग प्रदीपिका का कि चले वातम चले चित्तम। ठीक है, इसे हम कहते थे कि जितनी तेजी से आपकी वायु चल रही है उतनी तेजी से आपका चित्त भी चलता है। ठीक, तो वाइस वर्सा क्या है कि अगर आपकी सांस स्लो हो जाती है, तो वायु स्लो हो जाती है, तो चित्त भी क्या हो जाता है, शांत होने लगता है, स्लो होने लगता है। ठीक है, आपके विचार भी स्लो होने लगते हैं। तो ऐसे रिलेटेड है ये दोनों। अब इसमें डायफ्राम क्या मदद करता है? ठीक है, दो टाइप की ब्रीदिंग है आपके पास। एक तो क्या है, जो आपकी अगर मैं इसे कहूँ तो ये लंग्स के अराउंड आपकी ब्रीदिंग है, पर अंदर और बाहर की। ठीक है, कई लोग इसे क्या कहते हैं, थोरैसिक ब्रीदिंग कहते हैं, और कई लोग इसे जो डायफ्राम के साथ चल रही है उसे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, क्या अंतर है दोनों में? या तो लंग्स क्या होता है, बाहर की ओर, जो लंग्स हैं वो बाहर की ओर एक्सपेंड होते हैं। ठीक, और भीतर की ओर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके लंग्स में उतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं आ पाता। ठीक है, क्योंकि आगे क्या है, आपकी चेस्ट की मसल भी है, रिब केज है, तो आगे की ओर लंग्स चाहें भी तो बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकता। आप ऐसे समझने की कोशिश करोगी, लंग्स के बाहर क्या है, डायरेक्टली रिब केज नहीं है, बीच में प्लूरा एक चीज है। ठीक है, जो क्या करती है, लंग्स को रिब के साथ कोलैब नहीं होने देती। बीच में एक स्टिकी सब्सटेंस है जो लंग्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और जब वो बाहर की ओर यानी कि आगे की ओर एक्सपेंड होने की कोशिश करती है, तो क्या होता है, प्लूरा उसे दबाती है। ठीक है, और रिब केज भी उसे दबाता है। उतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकता लंग सामने की ओर। ठीक, बट क्या है, वो नीचे की ओर एक्सपेंड हो सकता है। तो जब आप रिलैक्स होकर जमीन पर लेट जाते हैं, तो देखा है ना कि आपने कि आपका पेट ऊपर नीचे क्या होता है, वाइब्रेट होता है, फ्लो होता है। ठीक है, उसमें ऐसा लगता है कि पेट में सांस आ रही है और बाहर जा रही है। तो पेट में कभी भी सांस आपकी नहीं आती। वो क्या है कि डायफ्राम नीचे की ओर आपका खिसकता है, तो इसकी वजह से लगता है कि पेट फूल रहा है। ठीक है, पेट में हवा आ रही है, और उसके बाद जब डायफ्राम ऊपर की ओर जाने लगता है, तो नाभि का रीजन वापस क्या होने लगता है, स्क्वीज होने लगता है, भीतर की ओर जाने लगता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, डायफ्राम ऊपर और नीचे मूव होता है। ठीक, इसमें कंपैरेटिवली लंग्स में ज्यादा वॉल्यूम आ पाता है। ठीक है, ज्यादा सांस आ पाती है, और इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल ब्रीदिंग कहते हैं, या करेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग कहते हैं। अगर आप ऐसे ब्रीथ करते हैं कि आप बैठकर भी आपका पेट आगे और पीछे मूव होता है, तो आप एंजाइटी को आराम से क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। आप ज्यादा शांत रह सकते हैं हर कंडीशन में। तो ये आपको मदद करने वाली है। इस टाइप की ब्रीदिंग को डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहा जाता है। ठीक, तो ये थी डायफ्राम मसल से जुड़ी हुई ब्रीदिंग। ठीक, और यहीं तक आपके क्या है, सारी के सारे ऑर्गन्स हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, हमने शुरुआत की नोज से, नाक से। ठीक है, देन उसके बाद फर्स्ट जो कैविटी थी, नजल कैविटी। ठीक है, नाक से जुड़ी हुई नजल कैविटी है। देन आपके फेरिंग्स हैं, देन लैरिंग्स हैं, देन ट्रैकिया है, देन ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, एल्वोइलीज है। देन बाहर से आपकी लंग्स की लेयरिंग है, और लंग्स के बाहर क्या है, प्लूरा है। ठीक है, प्लूरा क्या करती है, लंग्स और आपके रिब को आपस में धक्का नहीं देने देती, कोलैब नहीं होने देती। ठीक, और उसके बाद नीचे आपकी एक मसल है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, उसके मूव होने से क्या होता है, इस टाइप की ब्रीदिंग को हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं। और ये क्या करता है, ग्रेटर वॉल्यूम को अंदर क्रिएट कर सकता है लंग्स के, जिससे आपके अंदर ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा वॉल्यूम में ऑक्सीजन रिटेन हो सकती है, जिससे आपका रेस्पिरेशन रेट अपने आप क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और आप शांति को फील कर पाएंगे। ठीक, जब भी आप लेट जाते हैं तो देखना आपका चेस्ट ऊपर और नीचे मूव नहीं हो पाता। ठीक है, आप डायफ्राम को ही ऊपर नीचे मूव कर पाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप उस जगह पर क्या है, रिलैक्स है। ठीक, पर जब आप क्या होंगे, लेट कर भी ज्यादा चिंतित होंगे। आप देखना कि लेट कर भी अगर आप डर गए हैं, ठीक है, आप बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में है, चिंता में है, तो उस केस में भी क्या होगा कि आपका छाती ऊपर और नीचे मूव होगी। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या है, आप रिलैक्स वे में सांस ले ही नहीं पा रहे। ठीक है, और आपका जो एंग्जाइटी का पॉइंट है, जिसे हम बॉडी में क्या कहते हैं, जो आपके बेली बटन से रिलेटेड पॉइंट है। जब हम मणिपुर चक्र और आपके स्वादिष्टान चक्र को डिस्कस कर रहे थे, तब हमने इस बात को किया था कि आपके भय का जो केंद्र है वो इस जगह पर जागृत हो जाता है। ठीक है, और
वैसी स्थिति में क्या होगी, आपकी बॉडी में एंजाइटी क्रिएट होगी। तो आपकी बॉडी में जो एंजाइटी का पॉइंट है वो भी क्या है, बेली बटन। अगर आपको कभी एंजाइटी क्रिएट होगी तो आप देखना कि आपके बेली एरिया के रीजन, बेली बटन एरिया के रीजन, आपको जैसे आपकी हार्ट बीट है वैसे उस जगह पर भी एक बीट सुनाई देगी। ठीक है, तो वो क्या पॉइंट है आपका, जो एंजाइटी का पॉइंट है वो एक्टिवेट होगा। ठीक है, ऐसे हम उसे रेफर करते हैं। और अगर आपकी डायफ्राम से ब्रीदिंग चलती है तो उस पॉइंट को भी एनर्जी मिलती रहती है और वो बैलेंस्ड रहता है। ठीक है, और बैलेंस हो जाने के बाद एंजाइटी उतनी तेजी से ट्रिगर नहीं होती, मैनेज हो जाती है। ठीक, थोड़ा बहुत एंजाइटी तो क्रिएट होती है बट वो मैनेज हो जाती है, वो मैनेजेबल एंजाइटी होती है। वो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है? Then we are going to discuss now some yogic effect on respiratory system. यहाँ तक अगर किसी को कोई confusion है तो we can discuss. सर मेरी तो ये ब्रीदिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं आपको जी। ना 4-5 पिक्चर्स भेजूंगी, अगर आप इसको कल थोड़ा क्लियर कर पाए। आई एम रियली कंफ्यूज्ड विद दिस, क्योंकि इसमें एक ना थोरेसिक इनहेलेशन भी होता है एंड जी। द एब्डोमिनल इनहेलेशन which is you're talking about the diaphragmatic, and there is a thorso diaphragmatic breathing also. तो मैं आपको ना सारी डिटेल्स भेजूंगी, आप एक बार प्लीज चेक करना। बिल्कुल। Thank ठीक you. है, इस चीज को पढ़ना सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। मेनली 3 टाइप की मेन ब्रीदिंग चलती हैं। ठीक है, उन तीनों ही चीजों को हम डिस्कस कर लेंगे। ये एक्चुअली क्या है, स्टेट्स हैं ब्रीदिंग। ठीक है, उन चीजों को हम कल क्लियर कर लेंगे। ठीक, तो सर मेरा हाँ जी। जैसे मैंने सुना है तो आयरन की डेफिशिएंसी होती है ना, उनके लिए बोलते हैं उनको जैसे हेडेक्स बहुत होते हैं। तो जैसे कि उनको हेडेक्स इसलिए होता है क्योंकि उनके जो सेल्स हैं उनमें ऑक्सीजन का लेवल उतना प्रॉपर उसमें नहीं सर्कुलेट होता है। तो इज इट रिलेटेड टू दिस इनहेलेशन आल्सो, कि मतलब अगर वो प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं तो उससे भी इफेक्ट है? व्हाट? देखिए क्या चीज है, इस जगह पर 2 चीजें हैं। जैसे मैंने कहा ना कि इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किस वजह से जरूरी है। ठीक है, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन तो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सांस लेते हैं और कितना एक्सचेंज कर ले रहे हैं आप किसके साथ, ब्लड के साथ। ठीक है, ये पहला है। पर ब्लड में कोई चीज है जो क्या करती है, उस ऑक्सीजन को पकड़ती है। ठीक है, रिटेन करती है और उसके बाद उस ऑक्सीजन को कहाँ लेकर जाती है, टिश्यूज के पास लेकर जाती है। अगर आपके ब्लड में कोई चीज कम है, ठीक है, इस जगह पर कौन सा पॉइंट, किस चीज का पॉइंट है, ये हीमोग्लोबिन का पॉइंट। अगर आपकी बॉडी में क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी है, यानी कि दूसरे वर्ड्स में आपकी बॉडी में आयरन की कमी है। हीमो मतलब आयरन ही है। ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन यानी कि आयरन की कमी है तो आपकी बॉडी क्या नहीं कर पाएगी, आने वाली ऑक्सीजन को अच्छे से रिटेन नहीं कर पाएगी, पकड़ नहीं पाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, फिर भी बॉडी को इनफ अमाउंट में जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ऐसे केसेस में भी क्या होगा कि खून की कमी की वजह से भी आपको ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे किस दिक्कत की आप बात कर रही थी अभी, एंजाइटी, वर्टिगो की, हेडेक्स। हेडेक की। ठीक है, तो हाँ, हेडेक के केस में भी ऐसा होगा क्योंकि अगर माइंड तक प्रॉपर एनर्जी का फ्लो नहीं हो पाया, ठीक है, ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो पाया, ब्लड का फ्लो नहीं हो पाया, ठीक है, तो माइंड क्या करने लगेगा, उस जगह पर हेडेक को क्रिएट करेगा। हेडेक एक्चुअली क्या है, एक सिंबल। ठीक है, हेडेक अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक सिग्नल है कि इस जगह पर एनर्जी की कमी है। ठीक है, या इस जगह पर रेस्ट चाहिए। ठीक है, ये 2 ही चीजों प्रेफर कर रहा है, उस जगह से सिग्नल दे रहा है कि इन जगह पर रेस्ट दो, इन मसल्स को रेस्ट दो। तो क्या रीजन हो सकते हैं कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन तो ठीक आ रही है पर ब्लड उस ऑक्सीजन को आपके माइंड तक नहीं पहुंचा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ब्लड में क्या है, किस चीज की कमी है, आपके आयरन की कमी है। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है वही क्या करता है, ऑक्सीजन को रिटेन करता है, पकड़ता है। ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन को रिटेन करने के बाद टिश्यूज तक लेके जाता है। ठीक है, तो उसी में से एक टिश्यू किसका भी होगा, माइंड का भी, ब्रेन का भी टिश्यू होगा। ठीक है, अगर वहां तक इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं जा पाई तो हेडेक क्रिएट हो। ठीक है, ये वर्टिगो जैसी दिक्कत भी हो सकती है इस समय। ठीक है, चक्कर आने जैसी दिक्कत भी हो सकती है। तो ये दोनों ही किसकी वजह से होगा कि माइंड तक इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन या ब्लड नहीं पहुंचा। ठीक, तो अगर प्रैक्टिस प्रॉपर हो, लाइक प्राणायाम से अगर वो अच्छे से होती तो उसमें हेल्प मिल सकती है, थोड़ी हेल्प जरूर इम्प्रूवमेंट। मिलेगी, पर फिर से दोनों ही चीजें ना। ठीक है, आपकी प्राणायाम ही आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल नहीं बढ़ा पाएगा। ठीक है, आपने या अपना हीमोग्लोबिन लेवल भी वो रखना पड़ेगा, बैलेंस रखना पड़ेगा, और प्राणायाम तो मदद करेगा ही। ठीक है, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन था।
हाँ जी कबीर जी सर, मेरा है कि जैसे आपने बताया कि डीप ब्रीथिंग जब करते हैं तो हम जब डीप ब्रीथिंग कर रहे होते हैं तो हमारा एक एक टिश्यू तक, एक एक सेल तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचती है। लेकिन सर मैंने पढ़ा है कि कुंभक करने पर ये मतलब आप इस बारे में थोड़ा बताएंगे कि कुंभक ज्यादा इफेक्टिव होता है एक एक ऑक्सीजन को एक एक बॉडी के सेल टिश्यू तक पहुंचाने के लिए, या डीप ब्रीथिंग नॉर्मली? दोनों अलग अलग बातें नहीं है, ठीक है। अगर आपने डीप ब्रीदिंग करनी है तो जैसे गुब्बारा होता है ना, ठीक है, तो वैसे ही आपके लंग्स है। अगर क्या करते हैं आप कुंभक करते हैं यानी कि सांस को रोकते हैं तो क्या होगा आपकी सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, माइक ऑफ हो गया। ठीक है, अब आ रही है। ओके, तो ये देखो ये दोनों बातें अलग अलग नहीं है, ठीक। डीप ब्रीदिंग और कुंभक लगभग सेम चीजें हैं। कैसे ये सेम चीजें हैं? जब तक आप कुंभक नहीं करेंगे आप डीप ब्रीदिंग को भी एकदम से अटेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे आपने गुब्बारा देखा है ना, ठीक है, गुब्बारा और लंग्स का जो मैकेनिज्म है वो लगभग लगभग सेम है। जब आप क्या करते हैं गुब्बारे में एक बार सांस भरकर, ठीक, उसे खाली करते हैं तो गुब्बारे का साइज देखना थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक, ऐसा ही होता है किसके साथ? लंग्स के साथ। जब आप क्या करते हैं सांस को भीतर रोक कर कुंभक करते हुए, ठीक है, कुछ देर इस जगह पर होल्ड करते हैं तो लंग्स की इलास्टिसिटी बढ़ती है, ठीक है। इसका जो एक्सपेंशन है टुवर्ड्स डायफ्राम, और डायफ्राम की भी इलास्टिसिटी नीचे की ओर बढ़ती है, जिससे धीरे धीरे उसका वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक। और तभी क्या हो पाएगा? डीप इनहेल हो पाएगा। तो ये दोनों चीजें कनेक्टेड है, ठीक। तो कुंभक भी धीरे धीरे क्या करेगा? डीप इनहेल को ही बढ़ाएगा, और डीप इनहेल ही क्या करेगा? आपकी बॉडी के हर एक सेल्स तक इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को प्रोवाइड करा पाएगा, ठीक है। दोनों चीजें लगभग कनेक्टेड है, सेम है, पर स्टेप्स है। पहले आपने कुंभक करना पड़ेगा, तभी तो प्राणायाम पूरा होगा। तभी तो प्राणायाम को कुंभक ही कहा गया, ठीक है। प्राणायाम का दूसरा नाम कुंभक है तभी, ठीक। डीप इनहेल नहीं कहा प्राणायाम, मतलब कि डीप इनहेल कहीं नहीं लिखा है तभी, ठीक है। प्राणायाम मतलब कुंभक का, क्योंकि कुंभक के बिना डीप इनहेल करना लगभग इम्पॉसिबल, क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं बढ़ेगा लंग्स का, और वॉल्यूम ही नहीं बढ़ा तो छोटे गुब्बारे में बड़ी सांस कैसे भर दो, ठीक। ठीक है सर, मेरा एक और क्वेश्चन था, थैंक यू सो मच। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हीमोग्लोबिन आपने बताया कि हीमोग्लोबिन की कमी मतलब खून की कमी, तो सर क्वांटिटी ऑफ ब्लड और क्वालिटी ऑफ ब्लड में हीमोग्लोबिन किस में रिलाई करता है? मतलब उसको क्वांटिटी बोलेंगे या क्वालिटी भी बोल सकते हैं? सॉरी, आपकी आवाज मेरे लिए ब्रेक हो गई। आप प्लीज एक बार रिपीट कर। हाँ जी सर, अब आ रही है? हाँ जी, आप आ रही है। हाँ जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हीमोग्लोबिन क्वालिटी ऑफ ब्लड होता है या क्वांटिटी ऑफ ब्लड, या दोनों? एक्चुअली ये क्वालिटी ऑफ ब्लड ही होगा, ठीक है। क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या होता है, जैसे आपने रेंज सुनी होगी ना, हीमोग्लोबिन की रेंज महिलाओं में 11 से 14% होनी चाहिए, ठीक है, या मेल्स में 14 से 16 या 17% होनी चाहिए, ठीक। देन इट्स गोइंग टू बी अ क्वालिटी ऑफ ब्लड, ठीक है। क्वांटिटी तो उतनी ही रहेगी ब्लड की, पर ब्लड में जो अमाउंट ऑफ आयरन एंड ग्लोबिन, ठीक है, हीमो एंड ग्लोबिन जब कंबाइन होते हैं तब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्रिएट करते हैं, दैट्स कॉल्ड हीमोग्लोबिन, ठीक है। ग्लोबिन मतलब आपके प्रोटीन्स हैं और हीमो मतलब आपका आयरन है। जब ये दोनों चीजें आपके ब्लड में बढ़ती हैं तब हीमोग्लोबिन का अमाउंट अपने आप बढ़ता है, देन इट्स गोइंग टू बी अ क्वालिटी ऑफ ब्लड, ठीक है। क्वांटिटी से ज्यादा मतलब नहीं है इस जगह पर। क्वांटिटी कम होगी तो वैसे ही क्या होगा, बॉडी अलग टाइप के सिम्टम आपको दिखाने लगेगी, जैसे एनीमिया होने लगेगा, ठीक है, ऐसी चीजें होने लगेंगी, तो वो क्वांटिटी से रिलेटेड है। पर इफ यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट द हीमोग्लोबिन तब ये क्वालिटी की बात है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। सर जैसे आजकल जो है माइग्रेन बहुत ज्यादा बढ़ गया है लोगों में, तो इसको हम ऑक्सीजन के लेवल कम मान के चलें या हीमोग्लोबिन का इनका कुछ रिलेशन है जो कि आजकल इतना ज्यादा माइग्रेन है लोगों को? माइग्रेन में देखिए क्या चीज होती है और क्यों ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है आपके इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ।
इस पे प्राणायाम मदद तो जरूर करता है, बट माइग्रेन में क्या होता है कि माइंड के या हेड के समझ लीजिए अलग अलग रीजन पर, कोई स्पेसिफिक रीजन पर दर्द नहीं होता। जैसे हेडेक में तो क्या है पूरा सर आपका दर्द होता है, पर माइग्रेन में स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द हेड, ठीक है, या स्पेसिफिक रीजन ऑफ द हेड ये दर्द करता है, ठीक है। और वो रीजन बॉडी के किस पार्ट से कनेक्टेड है, इट्स डिपेंड अपॉन दैट, ठीक है। अगर वो एंजाइटी के पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो माइग्रेन उस टाइप का होगा। माइग्रेन मेनली क्या है, हेड के एक हिस्से पर दर्द होना, भले वो राइट हैंड हो, लेफ्ट हैंड हो, पीछे का एंड हो, सामने का एंड हो, इट्स गोइंग टू बी कॉल्ड माइग्रेन, ठीक है। ये हेडेक से थोड़ा सा अंतर है, तभी मैं इसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ किसके साथ, आपके रेस्पिरेशन के साथ। बट हाँ क्या है, उस एरिया पर एनर्जी की कमी है, उस एरिया पर प्राण की कमी है और एक्टिवेशन की कमी है, इस वजह से माइग्रेन यानी कि स्पेसिफिक काइंड ऑफ हेडेक क्रिएट हो रहा है, ठीक। तो प्राणायाम अगर आप करते हैं तो यू आर गोइंग टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ प्राण इन योर बॉडी, तो जरूर प्राणायाम ये माइग्रेन पे इफेक्ट मिल सकता है। बट कुछ प्राणायामों को क्या किया गया है, उस जगह पे प्रोहिबिट किया गया है कि अगर साथ में माइग्रेन के साथ में अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, ठीक है, तब आपने भस्त्रिका और कपालभाति जैसी शुद्धि क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इन चीजों को आपने कम करना चाहिए। सिंपल जो अंतः कुंभक है या बाह्य कुंभक है उसी को आपने प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इन दोनों चीजों का ध्यान रखना चाहिए इसमें, ठीक। होप आपको पॉइंट मिल गया आपका। ओके, और किसी सर का एक कोई क्वेश्चन। जी सर। सर जैसे हम इनहेल करते हैं तो हमारा डायफ्राम जो है वो नीचे जाता है, जी, ठीक है, और एक्सहेल में हमारा डायफ्राम ऊपर आ जाता है। पर जब हम प्राणायाम में कुंभक के लिए कहते हैं कि होल्ड रखो ब्रेथ को, तब उसमें बोलते हैं कि डायफ्राम को ढीला छोड़ दो। अब सर वो डायफ्राम को ढीला छोड़ते ही एक्सहेल हो जाता है एकदम से, तो उस पोजीशन को कैसे पकड़ें? कुछ या तो हमें प्रैक्टिकली पता चलेगा कैसे? देखिए, डायफ्राम को ढीला छोड़ने का क्या मतलब है इस जगह पर, क्योंकि बाद में आपने इसके कुछ दिनों बाद ना, कुछ टाइम के बाद आपने जिस जगह पे डायफ्राम है उसके ठीक नीचे एक बंध को क्रिएट करना, ठीक है। अगर आप डायफ्राम को भी नीचे की ओर धकेलते रहे तो आप साथ में क्या प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, उद्यान बंध को क्रिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ऊपर से अगर सांस बाहर जा रही है तो आपने तो ऊपर से लॉक लगा दिया है ना जालंधर बंध, ठीक है, तो वैसे रुक जाती है। तो ये कुछ ही समय के, एक कुछ स्टेट के लिए परेशान करती है। बट विद बंद अगर आप क्या कर रहे हैं, प्राणायाम को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तभी प्राणायाम और बंद अलग अलग चीजें नहीं मानते, ठीक है, वो एक दूसरे के पूरक ही हैं। और जैसे आप बंदों के साथ प्राणायाम को प्रैक्टिस करते हैं तभी प्राणायाम कहलाता है, ठीक है। वैसे तो ऑटोमेटिकली लगने लगते हैं। तो जब आप डायफ्राम को ढीला छोड़ते हैं तब आप क्या कर पाएंगे, उद्यान बंध को अच्छे से क्रिएट कर पाएंगे। आप डायफ्राम को भी नीचे की ओर धकेलें, पेट को बाहर की ओर बुलाने की कोशिश करें और उद्यान बंद भी लगाएं, तो ये तो उल्टी बात हो गई, ठीक है। इस वजह से उस जगह पे डायफ्राम को ढीला छोड़ने को कहा जाता है। और सांस को बाहर रोकने के लिए, बाहर जाने से रोकने के लिए आप ऊपर से जालंधर बंद को तो प्रैक्टिस करिए, ठीक। तो ये साथ में प्रैक्टिस करने वाली बात। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी के कोई क्वेश्चन? टॉपिक इफेक्ट को कल ही डिस्कस करेंगे, आज नहीं हो सकता। कंफ्यूजन है सर एक्चुअली ना, जैसे कपालभाति और अनुलोम विलोम हम लोग करते हैं, तो पहले हमें अनुलोम विलोम करना चाहिए या पहले कपालभाति? एक्चुअली मतलब अगर मेरा मानना है तो पहले कपालभाति और उसके बाद अनुलोम विलोम, बट मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, मैं ऐसे कराती हूँ। करना क्या चाहिए सर, ये बता दीजिए सही तरीका दोनों ही क्या है, शुद्धि क्रियाएं हैं, ठीक। अगर आपको क्या लग रहा है कि डिसबैलेंस ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो अनुलोम विलोम है वो क्या करवाता है, दोनों की दोनों नाड़ियों से आपके प्राण को बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो एट लास्ट जैसा आपने क्या कर दिया, बहुत अधिक उज्जयी प्राणायाम कर दिया या सूर्य वेदी कर दिया, आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया, आप उसे क्या करना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम सेटअप करना चाहते हैं विद सराउंडिंग, तो उस वक्त आप क्या करिए, दोनों नाड़ियों को आराम से एक्टिवेट कर दीजिए, ठीक है। तो इस शुद्धि क्रिया को हम अनुलोम विलोम कहते हैं। इफ यू आर फीलिंग दैट सराउंडिंग के साथ या आपकी नाड़ियों के बीच में एक प्रकार का सामंजस्य नहीं है, ठीक है, एक टाइप का इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक, तब आप शुरुआत में क्या कीजिए, अनुलोम विलोम शुद्धि क्रिया कीजिए, ठीक। बट इफ यू आर फीलिंग दैट कि आपके अंदर एक्टिवेशन की कमी है, आपके अंदर एनर्जी की कमी है शुरुआत में प्राणायाम में उतरने की, बहुत सारे लोगों को प्राणायाम उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता, ठीक है। क्यों नहीं लगता, क्योंकि प्राणायाम जैसे वो करते हैं, अगर उन्हें सही टेक्निक का नहीं पता तो उन्हें बोरिंग लगेगा प्राणायाम। क्यों? क्योंकि प्राणायाम में क्या होता है, अगर एक्टिवेटेड नहीं है बॉडी, ऊर्जा अगर जगी नहीं है,
तो आपको प्राणायाम में उतरने में उतना ज्यादा मजा नहीं आने वाला जितना मजा आपको प्रैक्टिस करने में, आसनों को प्रैक्टिस करने में आने वाला है। ठीक, तो अगर आप लैक ऑफ एनर्जी फील कर रहे हैं अपने अंदर, तब आपने शुरुआत में क्या करना चाहिए, कपालभाति करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा कि आपकी धीरे धीरे जो मूलाधार में छुपी हुई ऊर्जा है वो कुछ ना कुछ अमाउंट में एक्टिवेट होती है, जागती है, और सांस का एक धक्का ऊपर की ओर। ठीक है, अगर आप फील कर रहे हैं कि प्राणायाम में, क्योंकि आपने एक धक्के को ऊपर की ओर क्रिएट करना है, तो कपालभाति उसमें मदद करने वाला है आपकी। ठीक है, तो एक्टिवेशन की अगर कमी फील करते हैं तो शुरुआत में आपने कपालभाति करना चाहिए। एंड इफ यू आर फीलिंग दैट की एनर्जी तो इनफ है, बट I am feeling any imbalance between my nadis, ठीक है, between my swars। ठीक, अगर आप सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के बीच में या अपने स्वरों के बीच में इम्बैलेंस फील कर रहे हैं, ठीक है, तब इम्बैलेंस मतलब क्या है, एंजाइटी जैसा फील कर रहे हैं, ठीक है, द्वंद्व जैसा, ड्युअलिटी जैसा फील कर रहे हैं प्राणायाम शुरू करने से पहले, तब उस वक्त आपने अनुलोम विलोम प्रैक्टिस करना चाहिए। अनुलोम विलोम फ्रीक्वेंटली उसमें मदद करेगा। ठीक है, आप इसे करके देखना, आपको रियली वो देखने को मिलेगा। ठीक, तो इट डिपेंड अपॉन कि दोनों शुद्धि क्रियाओं में से आपकी बॉडी किस चीज की डिमांड कर रही है। अगर ये दोनों ही चीजें आपको साथ में परेशान कर रही हैं, ठीक है, लैक ऑफ एनर्जी भी है, और अगर आपको क्या हो रहा है, ड्युअलिटी भी क्रिएट हो रही है कि करूं ना करूं ऐसी चीजें, तब शुरुआत में आप सबसे पहले दोनों नाड़ियों को एक साथ साफ कीजिए कपालभाति के साथ, फिर उसके बाद स्पेसिफिक नाड़ियों पर आ जाए। ठीक है, तो इट कैन बी अ सीक्वेंस, सबसे पहले कपालभाति, देन अनुलोम विलोम। ठीक, और जो बाकी का रास्ता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इट्स टोटली अपॉन डिपेंडिंग अपॉन द प्रैक्टिशनर, जो इंडिविजुअल है वो क्या फील कर रहा है उस वक्त। ठीक, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा समझाया। सर आपने जो ये सिलेबस भेजा है अभी, सर इसमें इन्होंने वैरायटी ऑफ प्राणायाम में सारी शुद्धि क्रियाएं भी लिखी हैं, तो सर ये कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं पूछेंगे? क्रियाएं भी लिखी है ना? जी, तो वो अंडर वैरायटी ऑफ प्राणायाम में ही है ना? तो कहीं क्वेश्चन में हमसे ऐसा पूछे और हम तो षट क्रियाएं समझेंगे उन्हें। हाँ, ये एक्चुअली ये जो पीडीएफ है ये वाईसीबी की टीम के द्वारा ही बनाई गई है, तभी उसके ऊपर छोटी सी हेडिंग उन्होंने डाल दी है। ठीक, बट ये गलत किया है, इसे डार्क हेडिंग बनाना चाहिए था, इसमें क्रियाएं डार्क डी लिखना चाहिए था, अदर ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ठीक, और आप देख लीजिएगा, कुछ मैं कंटेंट कुछ देर में आपको और प्रोवाइड कर दूंगा जो स्पेसिफिकली आपकी ऑर्गन से रिलेटेड है। ठीक है, और उसके बाद कल शुरुआत में पहले हम योगा के इफेक्ट को समझ लेंगे इसके। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे कल डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, उसके ऊपर योगा के इफेक्ट को हम होप नेक्स्ट वीक करें। ठीक, ये देखते हैं कल कैसा वक्त लगता है। तो आज के लिए चीजें पूरी होती हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रहता है जो आप क्लास के सामने नहीं पूछ पाते, तो आप पर्सनली भी मुझसे पूछ सकते हैं, हम कल इस जगह पे उसे डिस्कस कर सकते हैं। विजय सर, मैं आपको सेंड करती हूँ सारी पिक्चर्स ना कल क्लास में। आप थोड़ा सा, आई थिंक इट इज वेरी गुड फॉर एवरीवन। ठीक, सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। थैंक यू। ओके जी, चलिए सभी को नमस्कार। आज के लिए थैंक यू सर। ओके सर।